हेलो। थ्री फोर मिनट सेटल डाउन, सिस्टम स्टार्ट कर लो। ले लो। केपीआई वाला आपका लिंक करने की कोशिश करता है। ये आपका चार्ट है ना, केपीआई वाला। यहाँ पे था, आ गया। नहीं तो था, ये वाला है। So this basically tries to identify on the visual basis one. It's like a correlation matrix. Basis one, is it impacting the other? How does it impact in a positive way or a negative way? ठीक है, कार्ड्स आर सिंगल वैल्यूड आउटपुट, उसमें कोई रिलेशनशिप ड्रॉ नहीं करते आप। तो एक मुझे आप केपीआई यूज कर सकते हो उसके लिए। स्टार्ट करें, एवरीवन सेटेड। ऑल सेटल्ड। ऑलराइट, परफॉर्मेंस एनालिसिस कंप्लीट करता है बंदा लास्ट, मतलब मैंने नहीं करा था बट आपने कर लिया। ठीक है, कोई डाउट्स है उसमें किसी को? जो स्नैप शेयर करा था रेप्लिकेट करने में किसी को कोई कंफ्यूजन्स?
नहीं, कंटिन्यू करें आगे। All right. I am hoping we didn't discuss weighted averages. Or did we? Weighted averages कर लिए थे हमने? शक्ल देख के तो लग रहा है नहीं करे थे। सर नो सर नहीं किया था। Perfect. ठीक है। फिर ये लास्ट क्लास है, अभी कंटिन्यू होगी। वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। नहीं, वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। वो जैबरा कहाँ गया? Unable to hear my voice. You should be able to hear now. Suresh? Now, yes, fine. Good Yeah, afternoon. गुड आफ्टरनून। ये जैबरा क्यों नहीं चल रहा? सर कोई डाउट? कर सकते हैं बिल्कुल। नोट क्लास में जो पेज सेलेक्ट करते हैं ना, वो पेज सॉल्व में आएगा, ओके। ऑप्शन खोलो। Something happened with this. Anyway, let's start. All right. We start with the concept of weighted averages. What we'll do is we'll try to understand weighted averages work कैसे करते हैं and theoretically इनका मतलब क्या है। ठीक है। So considering sales as an output, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, we have products, ठीक है, we have product की list price पे we have discounts and we have finally the sales, ठीक है। We have product 1 2 3, list price product 1 की let's say we call 5 lakhs, ठीक है। Second वाले के लिए we have another product, the list price is let's say 5,000. Third वाले के लिए we have a product where list price is 1 lakh, ठीक है। These are 3 different products. For the first product with list price of 5 lakhs, we have the available discount on this as a 5%, ठीक है। फिर 5,000 वाली list price के लिए we have available 50% discount and के लिए we have available 10% discount, ठीक है। Now let's say I am this store owner and of course मेरा बॉस भी होगा ऊपर, स्टोर मैनेजर मैं हूँ यहाँ पे। वो मुझसे पूछता है तुमने 3 प्रोडक्ट की सेल्स करी जिसकी कंबाइंड लिस्ट प्राइस थी 6,05,000, ठीक है। सो फाइनली तुमने एवरेज में डिस्काउंट कितना दिया एंड कितनी सेल्स जनरेट करी।
This is the question for me. So what I'll do is, I'll do an average and I'll tell it to my boss कि मैंने average में 22% discount दिया, and if this is the 22% discount, so total discount मैंने 1,31,000 का दिया, and जो net sales करी मैंने वो discount minus करके net sales बनाई 4,73,000 की. This answer is wrong. अगर मैंने उसको दे दिया तो एक तो मेरी जॉब जाएगी, I'll show you कैसे गलत है ये, और दूसरा जेब से पैसे उड़ाने पड़ेंगे, और तीसरा जो स्टोर ओनर है उसको हार्ट अटैक भी आ जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड क्या गलत हुआ इसमें. 5 लाख वाले प्रोडक्ट पे मैंने 5% का डिस्काउंट दिया था. ठीक है, सो लेट्स इंसर्ट अनदर कॉलम हियर, डिस्काउंट अमाउंट. तो मैंने 25,000 का डिस्काउंट दिया है इस प्रोडक्ट पे. सिमिलरली इन तीनों प्रोडक्ट मैंने सेकंड वाले प्रोडक्ट पे 50% का ऑफ दिया था, विच इज 2,500, तो 50% ऑफ 5,000. एंड थर्ड वाले पे मैंने 10% का डिस्काउंट दिया था, विच इज 10,000 ऑफ 1 लाख correspondingly. Yes or no? That being said, I gave a total discount of 37,500 versus my calculated value of 1,31,000. Hence, the answer is incorrect. This average will not work. इसमें किसी को डाउट है क्या अभी तक जो अपन ने करा? हमसे ये पूछा गया था कि टोटल लिस्ट प्राइस का मैंने कितना एवरेज डिस्काउंट दिया और फाइनली नेट सेल्स कितनी करी. तो मी बीइंग लेजी मैंने सिंपल एवरेज निकाल दिया उनका, और मैंने उसको बता दिया कि 1,31,000 का डिस्काउंट दिया, एंड जो डिस्काउंट माइनस करूंगा नेट सेल्स इतनी हो गई. इफ यू सी माय सेल्स इज 5,67,000, नॉट 4,73,000. तो जब माय बॉस विल गो टू अकाउंटिंग आस्क के कितना कलेक्शन हुआ है, तो अकाउंटिंग तो उनको बताएगा यू हैव कलेक्टेड 5,67,000. आई विल टेल देम आई हैव कलेक्टेड 4,73,000. तो इस नंबर को देखने के बाद तो वो खुश हो जाएगा कि एक्स्ट्रा 90 पड़े मेरे पास किसी तरीके से. ठीक है, पर जब इसके उल्टी कंडीशन बन जाएगी तब उसको और झटका लगी जाएगा. तो जब ज्यादा पड़े तो बोलूंगा सॉरी ये मेरे पैसे थे वापस कर दो. ठीक है, तो चलो एक बार के लिए उसने वापस कर भी दिए. जब कम हो जाएंगे तब मेरे को मेरी जेब से देने पड़ेंगे, कि बोलेगा तुम्हारे ही पैसे हो सकते हैं ये, तुमने ये निकाले होंगे वापस डाल दो. विद मी कंसेप्चुअली एवरीवन. वो हम एवरेज बताएंगे क्या एक्यूरेट नहीं है. अब हम एक्यूरेट कैलकुलेट करेंगे. वो तो ठीक है, वो तो बेसिकली तो एक्यूरेट ही बताना चाहिए. अगर कोई पूछेगा जैसे मेरा सुन रहा है, कोई मैनेजर है, तो मैं उससे पूछूंगा तो एक्यूरेट ही बताएगा, वो एवरेज ही बताएगा. नहीं तो अब उसने मेरे को बोला तुमने सारे सेल्स मिला के कितना डिस्काउंट दिया है. अच्छा, ठीक है, उसको तो एक नंबर चाहिए. ठीक है, सो दैट एक नंबर द एवरेज इज अ रॉन्ग नंबर. What you have to calculate is something called weighted averages. So the concept of weighted average simply states that you have to weight your average value basis something. So इस solution को हम आगे ले जाते हैं. This is the total discount that we gave 37,500. So on my list price, I gave a total discount of 6.19 or whatever 2%. So this should be my correct answer in saying that on a list price of 6,05,000, I gave a discount of 6.2% to have net collections of 5,67,000. Are you with me? अब इतनी लंबी प्रोसेस हर बार कैलकुलेट तो हम करेंगे नहीं कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो फिर ये सब करो. सो एक्सेल में इन सबके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं. समथिंग कॉल्ड सम प्रोडक्ट.
ये एक्सेल का फॉर्मूला है, ठीक है। मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर्मूला क्या है। सम प्रोडक्ट क्या करता है, आप सम प्रोडक्ट में दो अरेज देते हो, अरे 1 एंड अरे 2। एक अरे हो गया आपका लिस्ट प्राइस का, और दूसरा अरे हो गया आपका डिस्काउंट परसेंटेज का। ये रो लेवल पे पहले एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, विच इज गोइंग टू मल्टीप्लाई रो 1 आइटम 1, रो 1 आइटम 2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर जो वैल्यू बनेगी उसका समेशन करेगा, ठीक है। Similar to what we have done here, we have first multiplied the two values, then we have taken the summation. So this summation is 37,500. If you solve itna part, 37,500. The sum of list price and discount. Sum of list price, sum of product of list price and discount, sum of product of this. This is sum product. ये न्यूमरेटर बना हमारा, denominator was what? Sum of your list price, 6,05,000, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके नंबर, which is what we did here also. कोई डाउट है किसी को सम प्रोडक्ट्स में? वेटेड एवरेज कैलकुलेशन में कोई डाउट है? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वेटेड एवरेज कब करना चाहिए और सिंपल एवरेज कब करना चाहिए? माय पर्सनल assumption is you always do weighted average and it will match the simple average in cases where it is supposed to match. For example, let's say सबके डिस्काउंट इक्वल होते हैं 10%. Your simple average is also 10%. Your weighted average is also 10%. Let's say सबकी लिस्ट प्राइस सेम होती है, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू सेम है तो आपका सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज हमेशा सेम रिटर्न करेगा, ठीक है। Concept of weighted average simply says that there is a dependent variable and there is an independent variable. Your independent variable here is list price and the dependent variable is डिस्काउंट का अमाउंट इज डिपेंडेंट ऑन उसका लिस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। हेंस द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपके पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है तो कैसे करेंगे वेटेड एवरेज? नॉर्मल एवरेज कर लोगे या यू विल अज्यूम एवरीथिंग टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, अगर आपको सेम फॉर्मूला ही लगाना है तो। बट आइदर वे गिव यू द नॉर्मल एवरेज। विद मी आता नाउ, if you remember in your business summary we did average of discount, yes or no? क्या ये सही है? तो सही क्या है? कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? ये एवरेज वही है तो Simple average करा ला। ठीक है। Let's actually look at the Excel to first understand कि ये सिंपल एवरेज में क्या गलत हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके रखी हुई है, आई डिलीट दोज एंड रीडू। ठीक है। So the total sales that I collected was this, ठीक है। Now to calculate this weighted average discount, what you need is list price. List price कैसे आएगी? माइनस प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट माइनस एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस सेल्स। करेक्ट। तो हमें एमआरपी चाहिए, अभी सेल्स है हमारे पास तो डिस्काउंट की परसेंटेज है। डिस्काउंट की परसेंटेज तो है हमारे पास, ये सेल्स डिवाइडेड बाय डिस्काउंट की परसेंटेज 100 माइनस डिस्काउंट की परसेंटेज इनटू 100
इनटू 100 की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही परसेंटेज में आ जाएगा। कॉस्ट निकालनी हमें लिस्ट प्राइस निकालनी है, कॉस्ट का मतलब ही नहीं है। लिस्ट प्राइस हम्म? एमआरपी जो एमआरपी वही निकालना है हमें, कॉस्ट को बोल वो थोड़ी कॉस्ट होती है। नहीं, जो जिस पे हमें सेल से सेल जिस पे हमने बेचा See, 2-3 things. When you start creating a product, your cost price is the actual amount you invested in creating that product. Yes or no? इसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन मारते हो आप, तो आप आपकी एक एमआरपी बनाते हो और लिस्ट प्राइस बनाते हो, सेल प्राइस दैट इज लिस्ट प्राइस। ठीक है, और एमआरपी ऑफ द प्रोडक्ट। आप जारा के शोरूम जाते हो, 1000 रुपए के लेट्स से कोई शर्ट है वहां पे, और आपका 20% का ऑफ चल रहा है उस पर, कितने में मिली शर्ट आपको? 800 क्या हुआ? सेल प्राइस सेल्स हुई। ठीक है, सेल्स जो जारा अपने रजिस्टर में लेगा, उसकी लिस्ट प्राइस या एमआरपी 1000 की थी, फेयर इनफ। अब 800 में भी उसकी कॉस्टिंग कितनी रही होगी? 400 जो भी रही होगी ऑफ कोर्स, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, इसमें अपन बहुत सारी और कॉस्ट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, रेंटल्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बिल, इंटरेस्ट, सैलरी, दुनिया भर की चीजें कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आवर डेटा इज वेरी लिमिटेड, वी आर गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल फॉर अस। ऑलराइट, so now you have this 800 with you and you have this 20% with you. Can we back calculate this 1000? Yes or no? क्या फॉर्मूला यूज होगा? He gave the formula अभी couple of minutes back. To calculate MRP, let's do यहाँ तक इक्वेशन क्लियर है? MRP minus discount amount is equal to sales. So your MRP becomes sales plus discount amount. ठीक है, which becomes sales plus discount amount is what? MRP into discount percent. ठीक है, LHS RHS मूवमेंट करेंगे। इसमें किसी को डाउट है? लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं अपन बाय द वे। MRP कॉमन दे देंगे, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? मैच याद आ गया सबको? ये वाली, इस पे सिंपल अपन ने जो डिस्काउंट अमाउंट है, जब अपन ने वो 200 कैलकुलेट करा था, वो 200 क्या था? 20% ऑफ द एमआरपी था अपने लिए। उन सब लोगों को तो नीचे मिलेगा ठीक है, सो वो 2, that is 20% of 1000 was my MRP. तो दिस इज, इसको जो अमाउंट है 200, इसको मैंने ब्रेक करा 20% into 1000, उसके बस वेरिएबल्स में लिख दिया वापस से, एंड देन नीचे की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। I will reiterate, maths will never leave you. डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस के डोमेन में हो, अपना 9-10 का मैथ्स रिवाइज कर लो। वापस समझा देते हैं। थर्ड तक कर लिया? थर्ड तक क्लियर है? सिंपल मूवमेंट है। फोर्थ में जो ये वाला पार्ट था, इक्वल टू के इस साइड मूव करा अपन ने, तो प्लस बिकम्स माइनस, LHS टू RHS से मूव करते हैं, इक्वल टू सेल्स हो गया। MRP माइनस MRP इंटू डिस्काउंट, इसमें दोनों में MRP कॉमन है। अगर MRP को ब्रैकेट के बाहर पुल कर लोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो MRP इंटू 1 माइनस MRP इंटू डिस्काउंट, जो ये इक्वेशन है,
एमआरपी कॉमन लिया, 1 माइनस डिस्काउंट बना। हमें क्या ढूंढना है? एमआरपी ढूंढना है। डिस्काउंट परसेंटेज है हमारे पास, तो हम इसको आरएचएस में मूव कर देंगे। यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाता है। तो मेरी इक्वेशन बन गई एमआरपी इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट इज इन परसेंटेज। कोई डाउट इक्वेशंस में? नाइन टेंथ ओपन कर लो, एनसीईआरटी है ना, जिसको डाउट आ रहा है। discount bracket में like would discount on sale and discount ऑलराइट सर, 1000 का प्रोडक्ट था अपना, 20% डिस्काउंट था, तो 20% ऑफ 1000, ठीक है, वो अपना 200 हुआ जो डिस्काउंट करना था, तो सेल्स अपनी 800 की बनी थी, राइट। तो ये जो डिस्काउंट अमाउंट है 200, ये कैसे बन रहा है? 1000 एमआरपी इंटू 20% डिस्काउंट। So this amount, if I have to break it back, is MRP that 1000 into 20%, ठीक है। सिंपल जो परसेंटेज एक्सेल में लिखा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है वाला मैथ, ठीक है। इट्स जस्ट अ जनरल यूज केस जो हम 10 साल बाद देख रहे हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इट, बहुत सिंपल मैथ कर रहे हैं हम, सर इससे ज्यादा मैच कम होगा ना, इससे ज्यादा नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी होती है थोड़ी बहुत, ट्रिग्नोमेट्री नहीं करना ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रल इक्वेशंस नहीं आता, ठीक है। कैलकुलस आता है। कैलकुलस नहीं आता, ये अर्थमेटिक्स है। दिस इज बेसिक लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक्स पे चल रहे हैं अपन। कैलकुलस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल्स, वो सब नहीं आता यूज में। ये वाला पार्ट आएगा, बैक टू बैक आएगा, हर डोमेन में सब डोमेन में आता है, आप कोई भी पिक कर लो, जैसे हम फाइनेंस में उसमें भी आएगा। उसमें ही आएगा हर किसी में। क्यों मार्केटिंग में आप प्रोजेक्शंस नहीं मारोगे, या ऑपरेशंस में आपको स्केलिंग नहीं करनी है, सब जगह करना है। ये तो ऑपरेशंस का ही पार्ट है आपका, ऑपरेशन कैलकुलेशन कर रहे हो आप। आगे चले यहाँ से। If you still don't believe, on an yearly basis, I still solve 9 and 10 के NCERT एक बार, ठीक है, आज भी करता हूँ। भले वो 2 दिन में खत्म हो जाती है आजकल क्योंकि सब कुछ रट गया है, पर मैं कर लेता हूँ। और कभी बोर हो जाते हैं तो आर डी शर्मा ओपन कर लेते हैं, अच्छी बुक है। हाँ, इट्स सी 10th क्लास का जितना भी मैथ है, इससे कोई आईटी का एग्जाम नहीं लिख रहा, ठीक है। पर 10th क्लास के मैथ से आप कैट की एग्जाम जरूर लिखते हो। पता है किसी को कैट एग्जाम है? क्योंकि दैट 10th क्लास का मैथ का कंसेप्ट इज ऑल लॉजिकल रीजनिंग का कंसेप्ट, तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है मैथ्स में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मुश्किल से आ जाती है कभी कभी, नहीं तो एलआरडीआई या ऐसी सिंपल क्वांट आता रहता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है ऑफकोर्स, बट कंसेप्ट यही रहते हैं। और ये कंसेप्ट लाइफ लॉन्ग साथ चलेंगे, कितनी बार आप खुद यूज भी कर रहे हो आपको पता भी नहीं कि आप यूज कर रहे हो, ठीक है, बस मैं उसको टर्म दे रहा हूँ सामने। सो यहाँ पे मैंने रो लेवल पे कैलकुलेशन रन करी हुई है, सेल्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिस्काउंट, दैट सेम कैलकुलेशन सारी रो की करी हुई है मैंने, ऑल 9994 रिकॉर्ड्स, एंड दिस इज माय समेशन ऑफ एमआरपी 28,63,000। एवरीवन विद मी? डिस्काउंट एक मैं सिंपल एवरेज कर रहा हूँ which is stating 15.62%, जो हमने पावर बीआई में भी देखा। सो इफ आई एम सेइंग कि इस एमआरपी पे मैंने एवरेज में 15.62% डिस्काउंट दिया है, तो मैंने टोटल जो डिस्काउंट दिया है वो मैंने इतना दिया है टोटल पे, विच सिंपली स्टेट्स कि मैंने नेट सेल्स करी है 24,16,000 की, ठीक है, जबकि एक्चुअल रजिस्टर में कलेक्शन है 22,97,000 के। तो जो आपका डेल्टा है, इस वजह से आपकी जॉब भी जाएगी
और आपको जेब से $1,20,000 भरने भी पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जॉब जाएगी बाय द वे, पहले वो इतना काम लेगा आपसे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए इट्स कैलकुलेट weighted average. So this is my discount, this is my MRP by sum of MRP, which is coming out to be 19.79%. ठीक है, अब सेम कैलकुलेशंस रिपीट करते हैं। So total discount that I gave is 5,66,000. जब मैंने डिस्काउंट को एमआरपी से माइनस करा, आई गॉट अ नेट सेल्स ऑफ 22,97,200 and my delta is 0. Hence, this 19.79% as a number is correct. With me? लिस्ट प्राइस जो आपको टैग पे दिखती है वो वाली। कॉस्ट का तो हमें आइडिया ही नहीं है अभी। ठीक है, कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो आप बेस्ट में कर सकते हो कि सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर सकते हो। सो दिस इज योर प्रॉफिट, assuming everything else is cost, this is your cost price. डिस्काउंटेड सेल्स पे है डिस्काउंटेड सेल्स पे से, क्योंकि उसके ऊपर ही आपको प्रॉफिट मिलेगा ना। बोलो, जो सम प्रोडक्ट है उसमें क्या हो रहा है एक बार बता रहा था। ये सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, डिस्काउंट और एमआरपी का समेशन डिस्काउंट ऑफ एमआरपी का समेशन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एमआरपी। कितने लोग कंफ्यूज्ड हैं? एक, घर पे जाके देखेंगे। कितने लोगों को ये लगता है कि हमें क्लिक कर जाएगा, बस हमें एक दो बार रिवाइज करना है? हाँ, उसमें बॉड मास यूज कर लेना, नहीं तो गलत आ जाएगा आंसर। इक्वेशन तो सॉल्व किया था। मैंने इक्वेशन को सॉल्व करा है। एंड इफ यू सी, ये जो एमआरपी का फॉर्मूला लगा है इसमें बॉड मास यूज करा है मैंने, 1 माइनस डिस्काउंट इज इन ब्रैकेट, पहले वो सॉल्व होगा। ठीक है, बॉड मास का फुल फॉर्म याद है ना सबको? ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सिंपल अर्थमेटिक्स। डेटा साइंस में एंटर कर रहे हो, वापस आ। निकालेंगे, हाँ, क्वांटिटीज तो नहीं निकालेंगे। काहे के लिए? वो कोई रिलेवेंट नहीं है। आई एम नॉट श्योर आप क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो। क्वांटिटीज इसकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन वेयर दे यू एंड अप। अच्छा, वो सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात कर रहे हो? रेयरली, मतलब आप उस पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में चले गए या आप इंटीरियर इन सब डोमेन में चले गए तो शायद काम आएगा। दैट इज डोमेन स्पेसिफिक। अब यही चीज हमें पावर बीआई में करनी है ताकि हमारे डिस्काउंट का नंबर करेक्ट हो जाए। यस और नो? ठीक है, सो पे अटेंशन, बेयर विद मी। पावर बीआई फंक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे लिखते हैं, कैसे वर्क करता है, तो एक बार अच्छे से ध्यान से देखना। इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। इंटरव्यू क्वेश्चंस इसके एस्पेक्ट पे बनेंगे, जो हम अभी फंक्शन लगाएंगे उसी के एस्पेक्ट में बनेंगे। Okay, we are yet to cover columns also. So what we are now going to write is a measure. ठीक है, there are specific differences between a measure and a calculated column that we are going to explore today. अभी हम एक measure calculate कर रहे हैं। measure हमेशा एक आपको aggregated output देने की कोशिश करता है। It's a calculation that uses columns as input to give you one or more than one outputs depending on the visual you are using it.
अगर मेरे विजुअल में एक आउटपुट की जगह है तो वो एक ही नंबर आपको आउटपुट में देगा। अगर मेरे विजुअल में मल्टीपल आउटपुट की जगह है तो वो मल्टीपल आउटपुट दे देगा। लेट्स डू अ न्यू पेज। आई एम राइटिंग अ न्यू मेजर। ठीक है, होल्ड कर लो, मेरे साथ साथ मत बनाओ, पहले देख लो अच्छे से। ठीक है, एक मेजर हमेशा इस कैलकुलेटर फॉर्मेट में दिखता है आपको, एंड कॉलम्स अभी जब हम बनाएंगे तो आपको कॉलम्स का फॉर्मेट दिख जाएगा, अलग होता है। व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज वेटेड एवरेज डिस्काउंट। ये अंडरस्कोर वाली राइटिंग मेरी एसक्यूएल की खराब आदत है। यू आर फ्री टू राइट इट विद नॉर्मल नेम्स। नाउ आई हैव टू डू सम प्रोडक्ट, है ना। सो सम प्रोडक्ट के लिए इधर एक फंक्शन है सम एक्स which will help me write row level operations। इसके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक कौन से टेबल पे ऑपरेट करना है एंड देन आपको ऑपरेशन क्या करना है। सो मेरे को ऑर्डर्स टेबल पे ऑपरेट करना है एंड ऑपरेशन क्या करना है मुझे, न्यूमरेटर बनाने के लिए क्या करना है मुझे, न्यूमरेटर बनाना है अभी सिर्फ। MRP into this. ठीक है, सो एमआरपी अभी है नहीं, एमआरपी अपन बनाते हैं। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स कंसिडर सेल्स। ठीक है, ये आंसर गलत है बाय द वे, ठीक है, पहले ही बोल रहा हूँ, अभी अपन करेक्ट करेंगे इसको। और इनटू डिस्काउंट। ठीक है, दिस विल बी माय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विल बी व्हाट, Some of that is because we don't have MRP and ये एक आपका मेजर बन गया। Now with this we want MRP also। MRP एक आउटपुट है कि मल्टीपल आउटपुट्स हैं, multiple. हर रो का अलग आउटपुट है और हमें हर रो पे वैल्यू सेव करनी है। तो उसके लिए हम मेजर नहीं बनाएंगे, उसके लिए हमें कॉलम बनाएंगे। ठीक है, so let's go to our data, let's select our table and let's create a new column। ठीक है, a new column is a blank column that has each cell value। This we can call list price or MRP, whatever you want to call that, and it will be sales divided by 1 minus discount। कोई डाउट इसमें, इसका एंटर कर देंगे यहाँ पे मेरे पास वैल्यू सारी सारी। ठीक है, जहाँ जहाँ डिस्काउंट जीरो है वहाँ पे सेम वैल्यू आएगी, जहाँ पे डिस्काउंट है कुछ वहाँ पे आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो 19 पॉइंट वट एवर 8 की वैल्यू थी MRP, 20% का डिस्काउंट देके 15.84 बना। फिर ना अब अपना मेजर करेक्ट कर ले। सो जो हमने मेजर लिखा था, ठीक है, if you see difference between a measure and a column, you have measure as calculator and you have column as that table बना हुआ with the summation symbol। summation symbol इसलिए आया है क्योंकि numbers है तो कैलकुलेशन पॉसिबल है। अगर नंबर्स नहीं होते तो यहाँ समेशन सिंबल नहीं आता। ठीक है, फिर fx लिखा हुआ आएगा, we'll do that also with me। To come back to our outputs, let's create a card and let's drop your weighted average discount value। ये 0.2 दिखा रहा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, this and this value। ठीक है, अब ये मल्टीपल आउटपुट्स आपको कैसे देगा, लेट्स से मेरे को बाय कैटेगरी कितनी मैंने डिस्काउंट दिया वो देखना है। तो ये आपको कैटेगरी के फिल्टर के साथ कैलकुलेशन करके दे देगा कि फर्नीचर में आपने 19.98 का डिस्काउंट दिया और फिर सप्लाईज में 19.95, टेक्नोलॉजी में 19.48। कैटेगरी है तो ये फॉर्मूला स्टार्टिंग से कैटेगरी के बेस पे लगता है, ठीक है। MRP यस, उतने ही रिकॉर्ड्स का कंसिडरेशन होगा। ठीक है, एनीवन इंटरेस्टेड टू नो कि ये वैल्यू सही है गलत है? तो वेटेज डिस्काउंट तो सही हो गया।
सही होगा, पर 19.98 फर्नीचर करस्पॉन्डिंग सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना अगर किसी को, तो आई कैन शो, बट मैं फंक्शन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। इसे मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, ये मेरे एवरेज के बेसिस पे एवरेज एफ लगा के डिस्काउंट, और ये मेरा वेटेड एवरेज का कंसेप्ट है ऑन कैटेगरी। तो इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हो जाती है टू केटर टू माई कंडीशन, बाकी सबमिट करके ये मेरा बनता है यहाँ पे, सेम वैल्यूज एक्सेल पे कैलकुलेट करी हुई है, ठीक है। यू आर फ्री टू लुक एट द फंक्शन लेटर, इतना सही फंक्शन है, सभी आपने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया, ये तीनों का एक मतलब फंक्शन सेम है, वैल्यूज चेंज हो रही है बार बार। हाँ मतलब बट आपने ये तीनों कैटेगरी सेपरेटली फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेट करता है ना, ठीक है, fair enough? Take 10 minutes, try to replicate the same MRP calculation and weighted average discount calculation here. Radhika, where did you get confused? If you are speaking, I can't hear you. सर कैलकुलेशन पार्ट में जो एक्सेल में कैलकुलेशन किया था, लाइक ये वाला यस एग्जैक्टली, ये सम तो हो गया, नेक्स्ट टू दिस लाइक एवरेज प्रॉफिट एंड ऑल। एवरेज क्लियर है, यस, वेटेड एवरेज क्लियर है, व्हाट यू डिड वेटेड आउट। MRP इंटू डिस्काउंट सम प्रोडक्ट में लिखा डिवाइडेड बाय सम ऑफ MRP लिखा, ठीक है। ओके, एंड MRP की कैलकुलेशन करी थी हमने सेल्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिस्काउंट, जो हमने वर्ड में ये बनाई थी पूरी इक्वेशन, ठीक है। फिर इसके बेसिस पे सेम कैलकुलेशन करिए, दिस इज माय सम ऑफ MRP, दिस इज मल्टीप्लिकेशन इनटू डिस्काउंट, MRP माइनस डिस्काउंट इज सेल्स, यहाँ पे भी MRP इनटू डिस्काउंट, MRP माइनस डिस्काउंट इज सेल्स, एंड द डिफरेंस इज 0 इन दिस केस, जहाँ पे हमने वेटेड एवरेज करा है, ओके, थैंक यू। ठीक है। एक बार रिविजिट करना शाम को भले ही, यू विल श्योर रियलाइज। श्योर, ओके। All right. So first and foremost, insert a new column. Create MRP का column. Second, after creating MRP का column, write weighted average calculation. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर प्लीज ये बेस फाइल शेयर कर दीजिए, एक्सेल वाली। Excel वाली base file is not for sharing. वो मेरी बैकअप फाइल है। ओके मैं दे दूंगा यार, इसके बाद दे दूंगा। ऐसा कुछ इसमें कोई मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ कैलकुलेशन करेंगे, वेरी सिंपल। Some product is So yes, some product type some Excel power. It's not some product का sum, it's low level operation। तो आप iterative operation करो, ठीक है। अब जैसे मैंने प्रोडक्ट लिखा हुआ है, हाँ मैं एडिशन भी लिख सकता हूँ, माइनस भी लिख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये पूरी क्लास और एवरेज एक्स्ट्रा तो एवरेज एक्स में पहले आप एक ऑपरेशन करते हो, उसका जो आउटपुट बनता है फिर उसका एवरेज होता है, पहले आपकी कैलकुलेशन रो लेवल से होगी, हर रो की एक कॉमन वैल्यू बन जाएगी कैलकुलेशन करने के बाद, फिर उसके आगे आप सम एक्स लगा रहे हो, प्रोडक्ट एक्स लगा रहे हो, जो भी करते हो वो कैलकुलेशन बात है। हाँ, इटरेटिव फंक्शन आपको but generally discount is always calculated in MRP, right?
Now, since you have done with this, your task is to calculate weighted average profit. और ये जो सबसे वेट कर लो calculate weighted average profit first. Sales running very good, you know. One small very good. Some production. Big measures का like big measures are already defined calculation. इसमें आपको कौन सा और टोटल ये मेजर मुझे सब कॉलम होता है वो मुझे फॉर्म में लिखा जाए जब आप वेटेड एवरेज करोगे तो अमाउंट वेटेड एवरेज प्रॉफिट अमाउंट एवरेज अगर आप अमाउंट से दे रहे हो तो प्रिंसिपल नहीं होगा आर्थिक सेल जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू 16 है इसकी अलग-अलग वैल्यू है तो अगर मुझे सबकी अलग-अलग वैल्यू चाहिए तो ये सवाल है बट मुझे एग्रीगेट वैल्यू चाहिए जैसे मुझे उसका सम निकालना है वो बेसिकली सिंगल वैल्यू तो यूज करा मतलब वेटेड एवरेज निकालना समस्या रहेगा पहले वो करेगा मल्टीप्लाई when you multiply करके तो मुझे फॉर्म मैंने उस पर मैं जो है आपकी ऐसे और यहाँ पे मेरी वो पहले करेगा तो कुछ मल्टीप्लाई and then करेगा This is the total discount that we gave the agent. This is the total discount we gave. So अपन बाद में रखते हैं पहले हम discount से टेबल फॉर तो टेबल पे भी ऑर्डर से सबसे पहले मल्टीप्लाई ऑर्डर्स का हमारी there's a first and अब मुझे से कराना है इसको सम प्रोडक्ट हो गया फर्स्ट और जस्ट डिस्काउंट से मल्टीप्लाई क्यों
Yes, sir. अच्छा कब से हो गया ये? What is profit percent? Profit upon CP. अगर हमारे पास CP नहीं है तो हम यहाँ के केस में क्या यूज कर सकते हैं? या तो आप CP पे निकाल लो, पहले CP कैलकुलेट करो, या तो आप CS पे निकाल दो. In balance sheets or in let's say finance, there are two ways of looking at profit. Profit as a percentage of sales or profit on your cost price, which is called margin ratios. तो आप दोनों ही कोई भी यूज कर सकते हो. You can calculate cost price or you can use sales as a proxy and say my calculations is based on as a percentage of sales. दोनों are fine accepted. फर्स्ट में निकाल के परसेंटेज कर दो या सिंपल सेल्स भी कर दो. मैं वहीं आ जाता हूँ. अच्छा, I thought you were referring. You only do all the sales price, Yeah. Sir, हाँ जी. Sorry क्या बोल रहे हो? कोई बात. So what Sumex is doing here, Sumex gives you liberty to do an operation first and then add it. ठीक है. तो ये जो ऑपरेशन हो रहा है लिस्ट प्राइस इनटू डिस्काउंट, ये आपका रो लेवल ऑपरेशन. सो एवरी रो से ये दोनों सेल्स पुल होते हैं. पहले इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाता है जो अपन MRP इनटू डिस्काउंट कर रहे थे. यहाँ पे भी पहले वही होगा और हर रो के लिए पहले ऑपरेट होगा. सर ये MRP ऑर्डर्स फॉर्म ऑर्डर लिस्ट प्राइस. हाँ MRP ही है जो अपने लिस्ट प्राइस बनाई यहाँ पे. ठीक है. इनटू डिस्काउंट परसेंटेज जो अपने पास ऑलरेडी कॉलम है. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हर रो लेवल पे होगा पहले जो अपने सम प्रोडक्ट का कंसेप्ट बोलता है. ये प्रोडक्ट लेने के बाद जो सारी एक एक वैल्यू बनेगी उसका समेशन दिया जाएगा. समय तो ये मेरा न्यूमरेटर बन गया पूरा और सम ऑफ MRP जिससे मेरे को डिवाइड करना है नीचे तो मेरे को वेटेड एवरेज बनेगा. ये बैकएंड पे इंडिविजुअल लेवल पे लिस्ट ऑफ डिस्काउंट को मल्टीप्लाई कर रहा है. उसके बाद Workmas का यूज करेंगे जो मैंने MRP कैलकुलेट करके उसमें 1 माइनस डिस्काउंट लगा है तो मैंने ब्रैकेट में लगा है. अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपके नंबर नहीं मिल जाएंगे. 20% करेक्ट. इतना पॉसिबल है.
Your profit percentage of 10,353%. अगर इतना प्रॉफिट तू कंपनी बना रही हो ना तो मेरे को बता दो, मैं वहां जाके कुछ भी कर लूंगा क्योंकि वो सैलरी अच्छी है आपका होगा। See, the question was intentional because I know people are going to make this mistake. चलो नंबर आउटपुट तो देखते हो, सबको आउटपुट के साथ एक लॉजिकल सेंस बनाना उसमें को इतना जानना है कि हम डिस्काउंट को एमआरपी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। So I got one output on weighted average profit. That output is 10,353%, which is not possible. The profit margin. Weighted average profit margin, yes, correct. आपने सेल्स पे निकाला है? Profit divided by sales. सेल्स पे निकाला है, कर जाएगा ना पता अभी नहीं समझ में आ रहा डिस्काउंट बहुत स्ट्रेट बताओ कैलकुलेशन। Weighted average profit percent. सर मैंने इसको तोड़ नहीं पाया डिस्काउंट मतलब मैंने इसको समझना चाहता हूँ लेकिन एग्जैक्ट क्या है डिस्काउंट को हमने एमआरपी से मल्टीप्लाई करके एमआरपी से डिवाइड कर दिया आपके पास एमआरपी 1000 का था, आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज 20% का था, सेल्स जो आपकी बनी वो बनी 1000 माइनस 20% ऑफ 1000। इस 1000 पे आपने 20% का डिस्काउंट दिया, तो इसका आपने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया, ये वो 200 रुपए। तो सेल्स जो आपकी बन गई वो बन गई 1000 माइनस ये 200 विच इज 800। ठीक है, ये नंबर्स में कैलकुलेशन क्लियर है। अब इसी को अपन सिर्फ इसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे हमारे पास ये नहीं है और ये है। ठीक है, सो एमआरपी अगर मेरे को सेम फॉर्मूला लिखना है, एमआरपी सेल्स इक्वल टू एमआरपी माइनस 20% इज व्हाट डिस्काउंट परसेंट इनटू एमआरपी। अब मेरे को एमआरपी कैलकुलेट करनी है अभी इक्वेशंस के फॉर्म में। अगर मैं कॉमन लेने की कोशिश करूं, दिस इज ए माइनस बी, बी क्या बन रहा है मेरा ए, ये दोनों कॉमन आ सकता है एमआरपी, तो एमआरपी इनटू यहाँ पे तो 1 बचेगा माइनस यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट बचेगा डिवाइडेड बाय डिवाइड कहाँ गया, अच्छा ये जो एमआरपी वाला था ये एमआरपी कॉमन में आ गया ना। अगर मैं इसी को सॉल्व करूंगा तो एमआरपी इंटू 1 माइनस एमआरपी इंटू डिस्काउंट बनेगा, ये सेल्स है। तो सेल्स इक्वल टू एमआरपी। अब ये मल्टीप्लिकेशन में आरएचएस में मूव करूंगा तो 1 माइनस डिस्काउंट करूंगा, प्लीज प्लीज। तो ये आपका एमआरपी बन रहा है जो आपने ये बताया। ठीक है, यस मैम करेक्ट हुआ लॉस। हाँ जी, आपने सीपी पे करा है ना, पर हर रिकॉर्ड में क्यों आनी वैल्यू, क्योंकि आपने कॉलम बना दिया, मेजर बना उसका नहीं, आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट कर लो कॉलम बना के रखा होगा, मेजर ऐसा बनता है कॉलम ऐसा बनता है। इसको कैलकुलेशन है। आपने फर्स्ट प्राइस पे करा हुआ, फर्स्ट प्राइस पे इनको देखना पड़ता है, मतलब रफली ठीक है। तुम फर्स्ट प्राइस पे करो, सेल्स वाला नंबर मुझे याद है, फर्स्ट प्राइस मुझे याद है।
14.24. हम कॉस्ट प्राइस पे सॉल्यूशन बना 14.24 वो सेंसिबल लग रहा है करें कंटिन्यू करें आगे इसको देखिए कैसे आएगा all right so let's move forward to calculate weighted average profit weighted on sales ठीक है अब अगर आप वेटेड एवरेज डिस्काउंट के पैरामीटर्स देखो तो हमारे पास एमआरपी एक अमाउंट वैल्यू था और डिस्काउंट एक परसेंटेज वैल्यू था ठीक है अगर देखो सेल्स पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स मेरा एक अमाउंट वैल्यू है एंड जो प्रॉफिट है वो मेरा एक परसेंटेज वैल्यू होना चाहिए मैम आपने वही गलती करी है आपने प्रॉफिट एब्सोल्यूट लिया हुआ है आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं या तो मैं कॉस्ट प्राइस वाली कैलकुलेशन करूं या तो मैं सेल्स भी अज्यूम कर लूं ठीक है सो व्हाट आई विल डू इज जैसे मेरे पास डिस्काउंट परसेंटेज की फील्ड है ऐसे ही मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज की भी एक फील्ड होनी चाहिए यस और नो सो आई विल कैलकुलेट अ न्यू कॉलम saying profit percentage that will be and I'll use divide ka formula divide numerator is what profit amount and denominator is what sales amount and there is an option of alternate result ठीक है जिसको मैं जीरो डाल देता हूँ ये alternate result कब काम आएगा anyone नहीं correct anything divided by zero is I rather call it not defined ठीक है infinity में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ सो जब भी उस तरह का आउटपुट बन रहा है तो आपको पता नहीं क्या आउटपुट बन रहा है हेंस उस टाइम पे जब डिवाइड बाय जीरो होगा तो ये आउटपुट जीरो कर देगा विच इज ऑल्टरनेट रिजल्ट ठीक तो जब भी आप डिवाइड का कोई फंक्शन लिख रहे हो इट इज रिकमेंडेड कि डिवाइड फंक्शन यूज करो सिंपल वो स्लैश मत यूज करो ताकि आप ऑल्टरनेट रिजल्ट दे पाओ और आपके आउटपुट्स खराब नहीं हो विद मी so we calculated profit percent now what we need to calculate is another measure weighted average profit percent that will be sum x orders table पे ऑपरेशन क्या लगेगा प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय सेल्स यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर वाले में तो सम प्रोडक्ट बनाओगे ठीक है एंड इसके आगे I can write the divide function and say divided by the sum of sales and alternate result can be zero. इस फंक्शन में किसी को डाउट है वो मैं आपको जो डाउट है सॉल्व कर देता हूँ जो आप इक्वेशन लिखते हो ठीक है तो आप क्या लिख रहे हो सम एक्स ऑर्डर्स सेल्स इनटू प्रॉफिट परसेंट ये लिख रहे हो अब प्रॉफिट परसेंट क्या है जो अपन ने अभी कैलकुलेट करा है दैट प्रॉफिट परसेंट इज नथिंग बट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स ठीक है तो इस प्रॉफिट परसेंट को आई कैन राइट प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय सेल्स एंड रो लेवल कैलकुलेशन ही है वो प्रॉफिट परसेंट भी रो लेवल कैलकुलेशन ही है
तो ये सेल्स और ये सेल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा एंड ऊपर क्या बचेगा, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, सम ऑफ टोटल सेल्स। इसीलिए आपका वो वर्क कर रहा था, क्योंकि आपने प्रॉफिट अमाउंट से प्रॉफिट परसेंटेज बैक कैलकुलेट करा है। अगर आपका प्रॉफिट परसेंटेज ही दिया होता तो आपको फंक्शन यूज करना ही पड़ता। ठीक है, कंसेप्चुअली क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन, वेटेड एवरेज डिस्काउंट कैलकुलेशन, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? थोड़ा मेजर और कॉलम के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ एट अ हाई लेवल, व्हाट इज मेजर डूइंग एंड व्हाट इज कॉलम डूइंग? इंटरव्यू का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड कॉलम, पूछते ही हैं। ठीक है, all right, what we are going to continue today is have a look at date time functions and we are going to make columns for it. ठीक है, तो काफी सारे कॉलम्स आज बनाएंगे, डेट टाइम फंक्शंस का एक्सप्लोर करेंगे। So I can extract year from a date specifically using something called an year function, and I can give order date. Now order date की ये हायरार्की है, कितने लोगों को डाउट है इसमें हायरार्की में? क्लियर है हायरार्की? This is 1 to 12, this is Jan Feb March, ये ना 1 to 12। ऑर्डर वाइज 1 2 3 4 QTR1 QTR2 QTR3 QTR4 नीचे से year, quarter, month, day, and this date is the entire date, year plus month plus quarter plus day। ठीक है ना? अगर मेरे को एक डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं हायरार्की का कौन सा सेक्शन यूज करूंगा? डेट, क्योंकि मैंने ईयर का फंक्शन आगे लिखा हुआ है। अगर मैं ईयर हायरार्की में से ही वापस ईयर एक्सट्रैक्ट करूंगा तो आपके आउटपुट्स थोड़े से फनी आएंगे, ईयर का ईयर हो जाएगा। ठीक है, आई विल शो यू दैट आल्सो। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि डेट कर क्या रहा है। दिस इज फाइन, 2015 16 13 एक्सेट्रा, ईयर निकाल लिया। नाउ व्हाट इफ यू वांटेड कि यहाँ पे तो सर हम ईयर लिख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं लिख रहे हैं? इंटरेस्टिंगली इसके सारे आउटपुट 1905 है, एक ही आउटपुट है इसका। एनी आइडिया 1905 क्यों आया? ये तो डायरेक्ट इक्वेशन नहीं, मतलब यार समवेयर देयर, बट थोड़ा सा और डील करना पड़ेगा। करते भी एक्सप्लोर। उसने पहले ईयर निकाला, उससे उसे निकाला, फिर उसको डेट मान के फिर दोबारा ईयर निकालते। ठीक है, और फिर वो एक्सेल में होता है ना 1900 से स्टार्टिंग वो लेता हाँ वही चीज है। तो उसके आगे उसने ऐड Correct. For all those who don't know this, I'll elaborate what really happened here. So अपने पास जो एक ऑर्डर डेट थी, अपन उसको एग्जांपल में लेते हैं। This was 18 July 2015. This is my date. Now Microsoft stores dates something like this. नंबर फॉर्मेट, ठीक है, उसको आपके
जो डेट के बीच में हाइफन या दुनिया भर की चीजें आप कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो एक इंटीजर फॉर्मेट में डेट को स्टोर करता है। फॉर दैट मैटर इट्स नॉट इवन इंटीजर, इट्स अ फ्लोट फॉर्मेट। आई विल एक्सप्लेन यू दैट आल्सो। अब इसमें से अगर मैं ईयर निकालूंगा, जो वो डॉट ईयर करा था, तो उसका आउटपुट क्या बनेगा? इस डेट का मेरे को, जो डेट थी पूरी, डॉट ईयर लिखा था मैंने आगे, तो डॉट ईयर इज ओनली द ईयर पार्ट, so that is 2015 with me। अब इस 2015 को अगर मैं वापस डेट में कन्वर्ट करता हूं, तो ये रफली 5 साल बन जाएंगे। और इसके आगे एक और ईयर का फंक्शन लगा हुआ है। इफ यू सी देयर, इस ईयर के आगे एक और ईयर का फंक्शन लगा हुआ है। तो जो 1905 वाली डेट बनी है, उसमें से वापस 1905 बाहर आ गया, वो भी आते हैं। 1905, इफ यू लुक एट 1 एंड इसको अगर आप डेट में कन्वर्ट करो, दिस इज 1/1/1900। यहां से आपकी फर्स्ट डे चालू हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। तो 2015 इज व्हाट, तब 5th ईयर पे पहुंच रहा है, 5th ईयर चल रहा है, एंड हेंस दैट 1905 और 2015 डेज। मतलब 2006 के अंदर ओके, नाउ आपकी डेट 4 साल की है। that simply says कि जो आपके years उसमें देते हैं, that can be either 2013, 2014, 15 और 16, right? अगर आप इसका ईयर कंपोनेंट का इंटीजर देखो, तो ये अलग से वापस डेट है आपके लिए। 2013 इज दैट वन डे, 14, 15, 16, 17 जितने भी है, ये 4 अलग दिन है जो एक ही साथ में लाइक करते हैं ना। अगर उसको आप डेट्स में कन्वर्ट करो, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, ऐसे कुछ बनेगा वो ऑफ द ईयर 1905। तो उसका ईयर जब निकलेगा तो सब 1905 निकलेगा। विद मी? अब इसके अंदर ईयर 20 होगा तो चेंज आएगा। सो आपका जो डेट्स बनेंगे, इस हिसाब से चेंज होगा। 0 से 365 वाला आपका 1901 आउटपुट देगा, 365 टू 730 आपका 1902 आउटपुट देगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो 2000 आपका यहाँ पे लाई करेगा इन दोनों के बाद, और सॉरी 1900 देगा, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905। तो एनी नंबर बिटवीन 1826 एंड 2190, उन सबका ईयर कंपोनेंट 1905 ही आएगा। ठीक है, तो 2013 हो या 2017 हो, सबका 1905 ही आएगा। कितने लोग कंफ्यूज हैं? सर एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे ये कॉन्सेप्ट। 2015 में उसने 2190 ऑलराइट, सो जब आपने ये डेट लिखी ऊपर, सबसे पहले इसका ईयर कंपोनेंट बाहर आएगा, which is going to be what, 2015। इसमें किसी को डाउट नहीं है? 2015, अब forget this date, these are the number of days, and जो स्टार्टिंग डे है मेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट के लिए, वो क्या है? Days 1। In the date format it is 1/1/1900, but the integer format it is 1. So for all the days between 1 to 365, उसका ईयर क्या बनेगा? 1900। 1/1/1900, 2/1/1900, 3/1/1900 से आपका 31/12/1900, वो यहाँ तक लाई करेगा 365 तक। जैसे आपको 366 डे मिला, वो बन जाएगा 1/1/1901।
2015 तो ये नंबर ऑफ डेज काउंट यस, तो 1825 के बाद आ रहे हैं अपने, तो यहाँ पे लाई करेगा विच इज 19050 ईयर। तो ईयर का फॉर्मेट ही खत्म हो गया, वो 2015 का नंबर डेज है वो उसके लिए। तो पूरे साल के लिए वही कंसेप्ट है। क्या हुआ और कोई डाउट? सो यार यही क्लियर कर लो, माइक्रोसॉफ्ट के डाउट्स है लोगों को। पीपल हैव बीन इन इंडस्ट्री फॉर 10 इयर्स और उनको ऐसा नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये तो क्लियर हो गया। मैथ के लिए हाँ जी, 2015 का 3 ईयर के कंपोनेंट से क्या रिलेशन? so if my 1 is 1190, my 365 is what? 1901 366 is 1901, 111901, ठीक है। देन यहाँ पे जो 1825 तक है ये बनेगा मेरा 3112 1904, ठीक है। 1826 will become 111905 till 2190 will be 3112 1905। हर ईयर के लिए हर ईयर के 365 डेज, अपन लीप ईयर सब इग्नोर कर रहे हैं अभी, है ना। सो जो मेरा 2015 है वो इस बकेट के बीच में लाई करेगा। वन से स्टार्ट कर रहे हैं ना अपन, तो ये नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये यही है जो है। अगर इसको मेरे को डेज में कन्वर्ट करना है तो मेरा वो इस बकेट के बीच में आएगा। 1826 से ज्यादा 15 ईयर्स का ना। नहीं, वही आप कंफ्यूज हो रहे हो। ईयर्स जो 2015 ईयर्स थे वो ईयर्स अब नहीं बचे, क्योंकि हमने ईयर पार्ट को एज इंटीजर बना लिया। इसको बस बस नंबर में कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। सर forget date that existed and this is just a number for you। हाँ जी, सर ये 2015 को इससे कैसे रिलेट कर रहे हैं हम? so 2015 को आप ईयर्स जैसे सोच रहे हो, ठीक है। हाँ, आप ईयर्स भूल जाओ, ट्रीट इट एज अ नंबर। ओके। जब आपने इस डेट से 2015 निकाला, so आपका डेट गायब हो चुका है, अब 2015 एक नंबर बचा है, एंड दैट अच्छा, और वो इनके बीच में लाया कर रहा है, तो दैट इज व्हाई। ओके ओके ओके। और कोई डाउट हाउ माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स विद डेट्स? So it's a complex to 365 को 366 को 1901 बना देगा, तो 365 0 है, 1900 पर आएंगे। या जनरली एसक्यूएल का यही कंसेप्ट है पूरा, माइक्रोसॉफ्ट के इतना कॉम्प्लिकेटेड डील भी बनाया था नॉर्मली, क्योंकि उसको अपना डेटा स्टोरेज आसान करना था ना। उस हमेशा ही मिलता है। मोस्टली तो फिर 1905 आपने डेटा सेट के लिए अगर आपने जिसको लॉजिकली ट्रीट नहीं करा तो 1905 आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इतने कंफ्यूज होता था, फिर मैं पढ़ते रहता था, रात रात खाली करता था, फिर समझ में आता था ऐसा होता, ठीक है। आपके टाइम पे सेकंडरी सोर्स भी नहीं होते थे, चैट जीपीटी वगैरह। हाँ, तो तभी मेरे को एक चीज सॉल्व करने के लिए सुबह के 6 बज जाते थे, करते थे सॉल्व। अब आज आपके लिए यू हैव ट्रेनर्स ट्यूटर्स टू एक्सप्लेन यू दीस कांसेप्ट्स, ठीक है। 5-6 साल पहले कोई नहीं था, तो आपने कैसे सीखा? खुद रिसर्च करके। आगे चले यहाँ से। और मेरा मैनेजर थोड़ा सा ट्रिकी था मेरे साथ, वो मेरे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट देके, वो भी करता था साथ में काम, पर जैसे एक्सेल सिखाने के लिए उसने मेरा माउस ले लिया था, 3 महीने उसने मेरे को माउस नहीं दिया, तो एक्सेल सीख दिया। फिर कंसेप्चुअल नॉलेज पे वो एक टॉपिक पकड़ा के छोड़ देता था और बोलता था आउटपुट ढूंढ लो, तो करते थे जितना भी काम कर सकते थे, ढूंढते थे, रिसर्च करते थे। My initial experience with my current firm, first 8 months, and I'm not proud to say this, but this is how I did. I used to enter office at 10:30, 11 in the morning, and I used to leave at around 4:35 early morning next day, and then again 10:30, 11 in the morning. ये मैंने स्ट्रेट 8 महीने करा था, पर बहुत कुछ सीख लिया, तो अब मेरे कंसेप्ट क्लियर है।
हाँ, ऑफिस बॉय थे वहां पे, वो रहते थे और हम थे, करते रहते थे। वर्कलोड नहीं था, सीखने के लिए बहुत कुछ था, अपने अपने इंटरेस्ट इंटरेस्ट के लिए था। मतलब मेरा काम जो डिलीवर था वो मैं नॉर्मल टाइम पे करके जा सकता था, बट मेरा खुद का मन नहीं भरता था तो मैं करते रहता था। अब फायदा है उसका। अब बहुत कंसेप्ट क्लियर है। आगे चले। जैसे आपने ईयर कॉर्पोरेट डेट और डॉट ईयर विदाउट ईयर डेट उस तरफ विदाउट डेट तो भी तो नीचे कहीं नहीं जाएगा। हाँ, नहीं इसमें स्टार्टिंग में सिंपल ईयर का लास्ट वाला डॉट लास्ट डॉट तो भी तो ईयर एक्सपर्ट होगा। जब आप हायरार्की डिफाइन नहीं करते हो, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट कोशिश करता है कि पूरी डेट कंसिडर करे, बट इट मेक इट अ प्रैक्टिस जब भी आप डेट कॉलम्स रेफर करते हो तो हायरार्की डिफाइन करो। अगर आपको पूरी डेट देनी है तो उसका डॉट डेट पूरा दो, ठीक है। देयर आर वेरियस इंस्टेंसेस जहाँ पे पावर बीआई बिना हायरार्की के डेट रीड नहीं कर पाता, तो मेक इट अ प्रैक्टिस कि आप पूरी डेट दो उसको। हाँ, तो वो लिख सकते हो यहाँ भी, बट प्रैक्टिस बना लो पूरी हायरार्की देने की, ठीक है, तो कंफ्यूजन्स कम होंगे। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर पे रहेगा आपके पास हमेशा, तो आपको ये डाउट नहीं होगा कि इस बार दूं कि नहीं दूं। अगर डायरेक्टली कॉलम पे ही डेट दिख रहा है तो उसमें तो कुछ यूज करने की, उसके आगे भी डेट लगा यहाँ पे जैसे ऑर्डर डेट। हाँ, तो अगर आप इस कॉलम को डायरेक्टली यूज कर रहे हो तो ठीक है, पर अगर इसके ऊपर ऑपरेशंस कर रहे हो तो आपको कॉल करने के लिए इसको देना पड़ेगा हायरार्की। इसमें कोई डाउट? सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, मंथ और डे बना सकते हैं। सर वो यहाँ पे 1905 करेक्ट कैसे हुआ फिर? मैंने उसको प्रॉपर डेट दे दिया है पूरा। Okay. नंबर ऑफ मंथ्स कौन से मंथ में है ये, जो डेट रीड कर रहा है आगे यहाँ पे, जुलाई इज व्हाट, 7th मंथ, 18 जुलाई। तो वो मैपिंग इंटरनली है पावर बीआई के पास कि इसमें से मंथ नंबर चाहिए, तो बस मंथ निकाल लो। खाली मंथ्स की नहीं चाहिए सेपरेटली। वो आपको फिर इससे निकालने पड़ेंगे। 1 मिनट। ठीक है, मंथ का नाम आ जाएगा। हाँ, कर सकते हो, ठीक है। यस, और क्या था, शॉर्ट हो गया अगर मंथ का मंथ मंथ का। डॉट मंथ इज बेसिकली कौन सा महीना है उस डेट में जो डेट आप रेफर कर रहे हो। पहले डेट लिया था उसमें नंबर भी थे। हाँ, तो मंथ, देखो दो चीजें हैं। जब भी आप हायरार्की बनाते हो, अगर मैं मंथ नंबर डालूंगा तो मेरे को 1 से 12 के बीच में मंथ नंबर देगा उस डेट का। अगर मैं मंथ लिखता हूँ तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मुझे डेट मंथ देगा। और यही चीज मैं मंथ वाले फंक्शन से भी कर सकता हूँ। मंथ फंक्शन के अंदर ऑर्डर डेट डॉट फुल डेट दे दी मैंने। हाँ, जैसे सीक्वल में ईयर फ्रॉम मंथ फ्रॉम करते हैं इसमें सिर्फ लगा के आते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हो, वो फंक्शन भी यूज कर सकते हो, डॉट भी यूज कर सकते हो। हाँ, इसमें कोई डाउट? टेक्स्ट फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन। हाँ, सिमिलर है। तब एरर वैल्यू आ जाएगा, डॉट डेट आएगा पूरा।
क्लियर फंक्शन सबके लिए ही होगा ना। अगर आप बाहर वाला फंक्शन यूज कर रहे हो तो अंदर आपको कोई डेट देनी है, अगर आप अंदर वाला डायरेक्ट फंक्शन यूज कर रहे हो तो बाहर फंक्शन देने की जरूरत नहीं है। Same thing है, just see if I show you only one and if you get asked the another in your process or interview, then it's a problem for you and me both. So I have to show you both the ways. And the third column I calculated is days. What concept day है from the month in that day. With me, everyone. आगे चले कुछ फंक्शंस और देखें। डेट ऑफ डेट करेंगे तो कुछ चेंज किया कुछ नहीं आएगा। डेट ऑफ डेट आप ऐसे लगा नहीं पाओगे वैसे पैसे को। है। Next column, in various data sets you will find कि आपको डेट पूरी दी नहीं होती, आपको ईयर मंथ एंड डे अलग अलग दिए होते हैं एंड उससे आपको डेट बनानी पड़ेगी। If that is true, then date function, the year is your year date column, month is your months column and days column, and आप अपनी डेट वापस फॉर्म कर सकते हो। टाइम क्यों आ रहा है? पॉइंट आ रहा है। अच्छा, किसी को ये पता है कि टाइम कैसे स्टोर होता है डेटाबेस में, माइक्रोसॉफ्ट कैसे स्टोर करता है? एक्सप्लोर करना कर ले साथ में। So now let's consider any date which is today. This is 14/9/2024, right? Four 5549 is today's date, which if I can do 0.4, this is 45549.4. If 1 is the entire day, what is 0.4? 40% of the entire day? Yes or no? Simple linear equation है. If this is equal to this, then what is this equal to this? याद आ रहा है मैथ्स में करते थे वाले? नहीं? Unitary method. So if 1 is equal to 1 day, which is 24 hours, what is 0.4 equal to? Huh? 40% of 24 hours. तो ये 40% हर डे का निकाल उस दिन का 40% दे देगा, which is 9.6 hours. तो आप 9 hours तो बना दोगे। अब इसके केस में अपना टाइम चलता है आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स में, so 9 hours तो बन गए। What is 0.6 hours? 0.6 hours and 1 hour is 60 minutes. So 0.6 is 36 minutes. नहीं? बहुत मजा आ रहा है मुझे। अरे एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि लेट्स से डेट से इफेक्टिव वैल्यू कैसे सभी पॉइंट वो कैसे है? वही बता रहा हूँ। अगर पॉइंट वैल्यू नहीं है तो वो 12 ही है 5 ठीक है। If 1 hour is 60 minutes, what is 0.6 hours? 36 minutes.
बीच में वो बैंक को लगेगी। न्यूमेरिकल कैसे निकला? कन्वर्ट कर दिया फिर वापस इंटीजर फॉर्मेट में। 40% से इसने 9 ईयर निकाल दिया पर टाइम 40% of your 24 hours निकाला, which as per his calculation is 9.6 hours. So 9 hours तो हो गए, अब 0.6 hours बचे। hours को आप minutes में कन्वर्ट करोगे तो 1 hour is 60 minutes, 0.6 hours is 36 minutes. हम डेटा साइंस में है ना, तो साइंस समझो। सर 1 डिवाइडेड बाय 0.6 पर आप मजा आ रहा है। 1 divided 0.6 नहीं है। So 1 into 0.6. this is your 1 hour, ठीक है, 1 divided by 24। कोई डाउट है? नहीं, जो 0.4 था इट वाज 9.6 hours, ठीक है। तो ये जब आपका है नाइन पॉइंट सिक्स आवर्स 0.4 में कन्वर्ट हो गया वापस से मेरा सेम, तो वही 24 का कंसेप्ट ही चल रहा है इसमें। तो आवर्स में जो अपन ने निकाले वो ये 9 वाला पार्ट है, एंड जो आपका मिनट्स वाला पार्ट है वो अगेन डेसिमल्स में आ रहा है, पर इट इज नॉट 100 मिनट एन आवर, इट इज 60 मिनट्स एन आवर, राइट। अपने अपने कंसेप्ट है, जब हमको टाइम पता है 60 मिनट्स इज 1 hour। सो इफ 60 मिनट्स इज 1 hour, व्हाट इज 0.1 hour? 6 minutes by 10 कर दो सबको। So what is 0.6 hours into 6? So 6 into 6 कितना हो गया? 36 minutes। ठीक है, unitary method। मुझे अगर कुछ कॉलम बनाना है तो अगर मुझे ये 4 केस स्टेटमेंट यूज करनी है तो इसमें डेट कॉलम फ्लो डे वगैरह डायरेक्टली सब यूज कर सकता है। So this is how date and time works in any Microsoft tool। ठीक है, हमने डेट वापस बनाना देख लिया, कैसे हम डेट बना सकते हैं। अगर हमारे पास सिमिलरली अगर टाइम का कंसेप्ट हुआ, टाइम भी हम वापस पर डाल सकते हैं। जो आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है पावर पीआई में, दिस इज आपको 12 PM, विच इज 0 hours बेसिकली, पॉइंट में 0 है, तो वो 12 PM बता रहा है आपको। यू कैन ऑफ कोर्स चेंज द फॉर्मेट टू गो बैक एंड से लेट्स से शॉर्ट डेट, ठीक है, विद मी। कुछ और फंक्शंस देखें, कितने लोगों का हेडेक हो चुका है। अभी करेंगे मैम, बहुत करेंगे, मेजर इन कॉलम। मेजर एंड कॉलम हम बहुत करेंगे अभी, सो सब एक दो लेक्चर और कल का और वेट करो, तो फिर नहीं होगा तो मैं आपको लेक्चर भेज करा दूंगा, ठीक है। आते हैं, कोई बात नहीं करेंगे। वेरी गुड, कोई बात नहीं, अच्छी बात। ऑर्डर डेट में या हमारे पास कुछ डेट ऐसी भी होती है हमने सेल नहीं करी है, हाँ, तो वो जब हम वीडियो बनाएंगे मंथ और आज की तो वो मंथ स्किप करेगा क्या करेगा। okay, I'll give you solution to this. Good question वैसे। What is the first date that you see? Go to your data set and what is the minimum date that you see? 3, ठीक है। तो जब तक आप डेट का कॉलम कॉल कर रहे हो तब तक इट इज फ्री टू रेफर ऑल डेट्स। एज सून एज ये पुल समथिंग एल्स, जब उसके पास करस्पॉन्डिंग डेटा नहीं है दिखाने के लिए तो वो स्किपिंग करेगा, जब कोई वैल्यू आ जाएगी तो वो नहीं करेगा, तब एक्सक्लूजन आ जाएगा। तो फिर हम कैलेंडर टेबल जो है क्यों बनाते हैं। कैलेंडर आप बना लो ताकि कुछ भी स्किप नहीं हो।
मतलब पर आप रैंडमली मंथ स्किप नहीं कर सकते ना, जस्ट बिकॉज समथिंग डिडंट हैपन दैट मंथ आप 11 महीने का साल थोड़ी बना सकते हो, आपको तो 12 महीने पूरे चाहिए। लेट्स से 3 महीने आपके ऑफिसेस बंद थे, समथिंग हैपेंड व्हाटएवर, तो आप अपना साल 9 महीने थोड़ी कर लोगे, आप साल तो मेरे 12 के रखोगे। सर ये 1 और 2 डेट पे 0 पर दिखा सकता है सेल्स। इसके बाद डेट भी तो एलिमिनेट करेगा। अगर आपको बाय फोर्स चाहिए तो आपको डेट अलग से बनानी पड़ेगी, ठीक है। आगे चले यहाँ से। All right, the next date function is end of month. एक्सेल में ऑप्शनल है आर्ग्यूमेंट, पावर बीआई में नॉन ऑप्शनल है। End of month will push your date to the current month end. Last day of the month, basically. Last नहीं, last day आपके अरे मीन्स लास्ट डे पिक करते हैं। But first day के लिए ओके, इसमें किसी को डाउट एंड ऑफ मंथ में? ऑप्शनल आर्गुमेंट नहीं है। So the second argument, that is 0, is an argument. 0 means current month. अगर आपको आपकी करंट डेट को अगले महीने के एंड पे पुश करना है, फॉर एग्जांपल जो 18 जुलाई है उसको आपको 31 अगस्त बनाना है, तो आपको वहां पे 1 डालना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 0, which is going to push 1 month forward. Year month is a function focused on the month itself. Okay, उसके लिए डेटा भी यूज करेंगे। ये मंथ के लिए नंबर ऑफ मंथ्स को आगे करने के लिए, और अगर पीछे करना हो तो फाइनेंशियल ईयर बनाना हो, जैसे फरवरी का जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर बनाते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर में यूएस के अलग है और इंडिया के अलग है, पर जनवरी टू दिसंबर तो उनके लिए फिर आपको डेट्स बिटवीन का अलग से फंक्शन लिखना पड़ेगा और उसमें आपको ईयर्स एंड मंथ्स डिफाइन करना पड़ेगा। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत होता है। इसमें मैं बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, रेफरेंस पे सारे बन चुके हैं मेरे पास ये ऑफिस वाले पे, कि क्योंकि इसके टैग्स इतने आसान नहीं है, तो एक बार क्रैक हो गया तो मेरे को कहीं सेव करके रखनी पड़ता है कि अगेन अनदर कॉम्प्लिकेटेड टैग्स, फिर कौन बैठ के वापस लिखेगा। तो चैट जीपीटी से लिख देते हैं लोग, ठीक है, पहले वो भी लिखा तो बहुत परेशानी होती है, प्रॉम्प्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी, करेंगे अपन चैट जीपीटी भी करेंगे उस पर, ठीक है, प्रॉम्प्टिंग भी सीखेंगे। व्हाट इफ आई वांट दिस डेट टू बी द स्टार्ट ऑफ द मंथ, बोलो भाई, दो तरीके से कर सकते हैं। दिस डेट हैज टू बी इंस्टेड ऑफ योर मंथ जो 1 है मेरा, इसको मैं योर मंथ 0 कर देता हूँ। जिस महीने पे मैं हूँ विच इज जुलाई, दिस डेट शुड बी 1 जुलाई 2015। मोर और लेस कंसेप्चुअली और ऑल देयर, थोड़ा सा लेंथी है इसमें काम वो, यहाँ पे आप -1 लिखते हो, ठीक है। आप बोल रहे हो कि एक दिन इसमें ऐड कर दूं मैं, है ना, यही बोल रहे हो, है ना? नहीं, हाँ, वन डे ऐड कर दिया ना, पिछले महीने के एंड पे गए 1 डे अपन ने ऐड कर दिया इसके आगे,
At various instances this will work and at some instances this will not work for you in Power BI. ठीक है, डेटा टाइप अगर रीड कर लिया, कन्वर्ट कर पाया तो ठीक है, नहीं कन्वर्ट करा तो आपको डेटा फंक्शन यूज करना पड़ेगा. मेरा यही क्वेश्चन था कि ये प्लस वन एक दिन पढ़ाएगा, अगर मुझे क्वार्टर पढ़ाना है तो डेटा है. डेटा यूज होगा. We have one more function, eDate. What it does is आपकी डेट फिक्स रख के ये मंथ्स चेंज कर देगा. So if it was 18 July, this becomes 18 August. ठीक है. So what happens to 31st January? 31st January 2015 है. अगर मैंने ई डेट 1 लगा दिया, एक महीना आगे बढ़ाना है, तो क्या डेट आएगी? 28 Feb. तो 30th January, 27 या 28 कि नॉट श्योर. Next one, ये last date है. 31st January will become let's say 28 Feb. तो 30th January क्या बनेगा? 28 श्योर? 28 तक 28 तक. क्लियर है सब इस पे कि नहीं? एक काम करते हैं, एक हार्ड कोडेड कॉलम बना लेते हैं. डेट वैल्यू 2015, मंथ इज 1 एंड डे इज 31. ठीक है, दिस इज माय डेट. अगर मैं हार्ड कोडेड कॉलम बनाऊंगा तो पूरे कॉलम में सेम डेट आ जाएगी. यस और नो? इस वाले पे लेट्स पुट ई डेट. श्योर है इस पे? 30th कर देते हैं. 29, 28 तक सेम चलेगा. 27 से वो 27 पे चला जाएगा. ठीक है. सर नेक्स्ट मंथ के लिए नेक्स्ट मंथ के लिए जी? तो अभी जान से कट करा, अगर मैं मार्च से दिन अब फेब से अगर मार्च करते हैं तो क्या होगा? लेट्स से दिस एंड मैक्सिमम अवेलेबल इज 28. क्या आउटपुट आएगा? मार्च है लास्ट में. तो अगर यहाँ पे लास्ट पे चला गया, फेब से मार्च डालने के लिए अगर वो लास्ट डेट पे है तो आपको मैन्युअली पुश कराना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि 28 डेज तो मार्च में है ना, तो 28 to 28 तो फ्लो करेगा. अगर आपको एंड कराना है तो आपको ईओ मंथ मारना पड़ेगा. विद मी? ई डेट मंथ्स को ऐड कर देता है आपकी करंट डेट पे. दैट्स इट. अगर आपने 1 पास करा है तो आपकी करंट डेट में एक महीना ऐड हो जाएगा. सर 6 पास करेंगे 6 ऐड हो जाएगा. डेट ऐड तो बहुत फ्लेक्सिबल है. डेट ऐड में तो आप सभी कर देते हो. सिर्फ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स ऐड करने के लिए. एंड लास्ट आज के लिए इज गोइंग टू बी डेट ऐड. इसमें आपके पास डेट्स पूछ रहा है वो. ठीक है, कॉमा number of interval, let's say 1, and now it's asking you type of interval, which is day, month, year, quarter. ठीक है, तो जो आपको ऐड करना है आप ऐड करा सकते हो इसमें. ठीक है, जैसे मतलब डे में ऐड करना हो, कितने डेज ऐड करने हो.
हिसाब से 1 डे आप 100 डेज भी ऐड कर सकते हो, तो यहाँ 100 डाल दोगे। 1 मंथ 100 महीने ऐड करने, 2 महीने ऐड करने, जो भी करना है, तो अगर दिस हम मंथ पे क्लिक करके फुल डालेंगे तो 2 मंथ 2 मंथ ऐड हो जाएगा। क्वार्टर पे क्लिक करके 2 डालेंगे तो तो 2 क्वार्टर 6 महीने। हाँ 6 महीने। आज के लिए काफी है, हेडेक हो चुका है सबका। So what EDIT does is it adds 1 month. अब 31st Jan पे जब आप मूव करोगे तो फेब में तो मैक्सिमम डेट ही 28 तक की है, तो 31st को उसको एक्चुअल डेट बना के 28 तक ड्रॉप करना पड़ेगा। 30th भी एज ए डेट एग्जिस्ट करती नहीं है, तो मैक्स पॉसिबल डेट विच इज लेस देन इक्वल टू द करंट इज 28। 29th Jan पे भी 28 बनेगा और 28th Jan पे भी 28 बनेगा। ठीक है, as soon as you go 27 Jan, it will go to 27 Feb. That is because 27 exists. ठीक है, 28 exists. जो वो मैप कर पाए, because अगर वो 31st Feb बना देगा तो that date does not exist. तो proper mapping होगा। Yes. सर जैसे इसमें कहीं पे सीक्वल स्क्रिप्ट लिख सकते हैं पावर के Ingest करने के लिए जैसे ये कॉलम मुझे सीक्वल के थ्रू ऐड जैसे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ऐड कॉलम ऑप्शन मुझे सीक्वल स्क्रिप्ट के थ्रू पावर के तो आप डेटाबेस रेफर करोगे, ठीक है, तो आपके जो SQL क्वेरी से डेटा आउटपुट आएगा वो एक टैबुलेटेड आउटपुट आएगा, उसमें आपको एक प्राइमरी की लगेगी, इसके ऊपर मार्क कर दोगे। तो आप क्या करोगे, एक ही ऑर्डर टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, SQL क्वेरी का आउटपुट विल बी अनदर टेबल, जिसमें आप लेट्स से ऑर्डर आईडी कॉमन करके ले आते हो और रो आईडी कॉमन करके ले आते हो, और फिर उनको मर्ज कर दोगे, टेबल को मर्ज कर दोगे या रिलेशनशिप बना दोगे, कुछ भी कर दोगे, तो आप यूज हाँ करेंगे, SQL से इंजेक्शन भी करेंगे अपन। सीक्वल से डेटा कनेक्ट करते हुए टेबल भी उसमें चला जाता है। नहीं बोला, जो आउटपुट आता है वो हमारा जैसे इसी फॉर्मेट में दिखेगा आपको। टेबल नहीं किसने बोला, प्रैक्टिकली बताना मुझे भी, मैं भी देखूंगा, आता है टेबल व्यू में। सारा जो ट्रांस डेटा हाँ अपन करके देख लेंगे, एक बार आप इंपोर्ट कर लो, देन इट इज एज गुड एज दिस डेटा, नथिंग डिफरेंट। उसमें आप मैन्युअली कॉलम ऐड कर सकते, सब कर सकते हो। SQL query is just an ingestion tool, nothing. हाँ नीचे है ना, ठीक है, तो उधर पावर BI थोड़ी करेंगे अपन, उधर SQL करेंगे। चलो